हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 4 और चैप्टर 8। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन। आज बच्चों इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पढ़े थे। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग थोड़े और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको समझ में जल्दी से आ जाएंगे। ये बच्चों क्लासिकल फिजिक्स, ये होता क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जितनी भी फिजिक्स न्यूटन सर के टाइम से चलती आ रही थी टिल 20th सेंचुरी, मतलब आइंस्टाइन सर से पहले तक की, वो सारी फिजिक्स जो थी वो आप डेली बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, आसपास के ऑब्जेक्ट जो आपको दिखते हैं, जैसे कि ये पेन है, मैं हूँ, बोर्ड है, बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब पर आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो आपको विजिबल है, नेकेड आई से जो चीज़ें विजिबल हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब चीज़ें बहुत छोटी होगी, मतलब एटॉमिक लेवल पे पहुंच गई, जिनका साइज 10⁻⁻6 मीटर से कम होने लगा, मतलब 1 माइक्रोन से भी कम का साइज, इतना छोटा एटॉमिक लेवल पे पहुंचने लगी, तब जो फिजिक्स आप पढ़ते आ रहे थे वो आप अप्लाई नहीं कर पाए। तो क्लासिकल फिजिक्स में बच्चों क्या हुआ कि जैसे कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हो, उसका साइज अगर लेस देन 10⁻⁻6 मीटर है, तो जो भी आप जनरली जो प्रिंसिपल्स पढ़ते आ रहे थे, जैसे न्यूटन लॉ पढ़े आपने, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े, मैक्सवेल्स थ्योरी पढ़ी, ये सारे अप्लाई नहीं हो पा रहे। अप्लाई होते हैं लेकिन वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देते हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करने लगे, ठीक है, ट्रेवलिंग फास्ट, मतलब कितना फास्ट? ऑलमोस्ट रीचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब देखो, जो नॉर्मल आप जनरली चीज़ें देखते हो वो कितनी स्पीड में देखते होगे? आप बहुत ज़्यादा देखते होगे, 2000 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो सुपरसोनिक और सोनिक ये सब देखते हो, एयरक्राफ्ट हैं ये सब। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट बच्चों कितनी होती है? रीचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चों कितनी है? वो होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब 20th सेंचुरी में आइंस्टाइन सर आए तो उन्होंने कहा भैया अगर इतनी ज़्यादा स्पीड होने लगेगी कि वो लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट तक पहुंचने लगे, रीचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, या ये भी कह सकते हैं कि स्पीड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब इतनी ज़्यादा कि आपको जो जनरल क्लासिकल फिजिक्स के नियम है वो अप्लाई नहीं होंगे आपके। बात समझ में आ रही? तो दो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ गए। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन आ गए? कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10⁻⁻6 मीटर से कम का है, यानी कि लेस देन 1 माइक्रोन है, लेस देन 1 माइक्रोन, तो आपके क्लासिकल फिजिक्स के नियम, क्लासिकल फिजिक्स कौन सी फिजिक्स है? जिसमें आपके लॉज ऑफ मोशन आते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आता है, ठीक है, फिर आपके मैक्सवेल्स प्रिंसिपल आते हैं, बहुत सी चीज़ें। मतलब जो फिजिक्स आप जनरली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, सिंपल एवरीडे लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वही आपकी क्लासिकल फिजिक्स है। जो मॉडर्न फिजिक्स है, जिनमें आप ऑब्जेक्ट का साइज अगर 10⁻⁻6 मीटर से कम है, और जो इतने ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट भी बहुत है, दोनों अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है कि अगर ये बहुत छोटा हो जाए या ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तेज चलने लगे, फास्ट, उसका मोशन बहुत ज़्यादा स्पीड में होने लगे, तब आप ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि तो फिर अप्लाई क्या करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स तो हमको समझ में आ गई, इसको देख लो, फिर बताता हूँ। तो ये मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था, यहाँ पर मैं ये लिखूंगा इन दोनों पॉइंट के बाद में, क्लासिकल फिजिक्स इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। बात समझे? अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाए या बहुत तेज चलने लगे, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाए, ठीक है, स्पीड उसकी बहुत तेज हो जाए, ऑलमोस्ट रीचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब हम क्लासिकल फिजिक्स के रूल को नहीं लगा पाएंगे। तो बात आती है फिर अप्लाई क्या करेंगे। अब बात बच्चों, एक ये ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब ग्राफ नहीं है ये, बेसिकली एक डायग्राम आपको समझाने के लिए। क्लासिकल फिजिक्स, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं बच्चों,
व्हेन थिंग्स become very small, become very small, less than 10 to the power minus 6 मीटर, तब बच्चों पता है क्या लगेगा? तब आपकी क्लासिकल फिजिक्स नहीं लगेगी, तब आप क्या अप्लाई करोगे? क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये कह दोगे सर ये सब भी पढ़ाओगे क्या अभी? नहीं बच्चों, पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ कि हमारे क्लासिकल फिजिक्स के लिमिटेशन क्या क्या है। बात समझे? एक ये है व्हेन थिंग्स गेट फास्ट, जब बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, कितना? अप्रॉक्सीमेटली टेंडिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से या उससे, अब उससे स्पीड से तो कुछ नहीं चल सकता, वो आइंस्टीन सर ने बताया था कि नथिंग कैन अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। तो उस स्पीड तक अगर पहुंच भी रहे हम लोग, मतलब हमारी स्पीड उसकी आधी स्पीड भी है, तब भी क्लासिकल फिजिक्स के नियम नहीं अप्लाई हो सकते। तो कौन से प्रिंसिपल अप्लाई करोगे? तब आप बच्चों प्रिंसिपल अप्लाई करोगे रिलेटिविटी, आइंस्टाइंस रिलेटिविटी, तब ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब क्लासिकल फिजिक्स ना अप्लाई होकर आइंस्टाइन रिलेटिविटी अप्लाई होती। अब इसमें एक चीज़ और है बच्चों, अगर दोनों ही चीज़ें हो जाएं, व्हेन थिंग्स आर स्मॉल एंड फास्ट, मतलब वो छोटी भी हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रॉक्सीमेटली वो मूव भी कर रही हैं, तब आप लगाओगे एक नई फील्ड ऑफ फिजिक्स होती है जिसको बोलते हैं बच्चों क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी। कह दोगे सर ये सब पढ़ने की ज़रूरत है क्या? बच्चों मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, पढ़ना आपको खाली क्लासिकल फिजिक्स है अभी इस लेवल पे। तो बात समझ गए कि अगर आपको बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स पे लगाना है, मतलब ऑलमोस्ट एटॉमिक लेवल पे, तब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे। अगर चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएंगी, ऑलमोस्ट रीचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी। और अगर चीज़ें छोटी भी हैं और फास्ट भी हैं, यानी एटॉमिक लेवल पे स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच रही कुछ, तब क्वांटम फील्ड थ्योरी लगाओगे। बात समझे? ये एक बार लिख लेना, इसको देख लो एक बार। बच्चों जब मैं कहता हूँ ना कि इसको देख लो एक बार, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस देख ही लो, उसको पॉज करके थोड़ा बहुत लिख लिया करो, नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। ये देखो बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट आया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बच्चों, ये मैं बता भी चुका हूँ कि फोर्स एक स्लाइडिंग वेक्टर है। स्लाइडिंग वेक्टर मतलब कि अगर मैं उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करे बिना उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे उसको कहीं आगे पीछे खिसकाऊंगा तो कोई चेंज नहीं होगा। बस ये प्रिंसिपल क्या कहता है एक बार समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट अ फोर्स मे बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिवन लाइन ऑफ एक्शन विथआउट अल्टरिंग इट्स एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन द रिजिड बॉडी। यहाँ बच्चों जो दो पॉइंट ध्यान में रखने वो है एक्सटर्नल इफेक्ट और रिजिड बॉडी की। मतलब कह रहा है कि अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की और ये फोर्स लग रही है, तो इसको आप इसकी डायरेक्शन चेंज करे बिना आगे पीछे कहीं भी खिसका सकते हो, ये तो हमें पता है। लेकिन ये तभी तक अप्लीकेबल है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक्सटर्नल इफेक्ट की स्टडी कर रहे हो। जैसे क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये सब पढ़ना, जो फोर्सेस उसमें मोशन करवा रही, तो तब तक के लिए ठीक है। लेकिन अब बात समझो मेरी, अगर ये बॉडी रिजिड ना होती, जैसे रिजिड बॉडी भी हमें माननी है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि स्टडी करेंगे रिजिड बॉडी की और फोर्स के एक्सटर्नल इफेक्ट को देखेंगे बच्चों। कहोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज बच्चों आपके पास एक बलून है। क्या है? एक बलून है। अब बलून तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजिड बॉडी नहीं होता है, उसको आप फोर्स लगाओगे तो स्क्वीज हो जाएगा और फोर्स हटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से एक्सपेंड हो जाएगा। अब बात समझते हैं बच्चों, मान लो इसको आप हाथ से दबा रहे हो, ऐसे दबा रहे हो, तो आपकी दो फोर्सेस हैं। एक इस हाथ से आप F1 फोर्स लगा रहे हो, इस हाथ से आप F2 फोर्स लगा रहे हो। तो बच्चों देखो, क्योंकि ये रिजिड बॉडी नहीं है, नॉट अ रिजिड बॉडी, ठीक। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, देखो ऐसे दब जाएगा, ये
कंप्रेस हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी तो ये कहता है कि भैया हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलाउ इस फोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं, इस वाली फोर्स को इधर लेके चला जाऊं और इस वाली फोर्स को इधर लेके चला जाऊं, बात समझो। तो ये F1 वाली आगे खिसक गई, ये हो गया F1, ये F2 वाली आगे खिसक गई, ये हो गया F2। अब देखो दोनों का नेचर ही चेंज हो गया बच्चों, नेचर चेंज हुआ कि नहीं। ये इसको दबाने की कोशिश कर रही है फोर्स, लेकिन ये फोर्सेस जब मैंने आगे बढ़ा दी अपनी लाइन ऑफ एक्शन के अलाउ, तो क्या हुआ, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, देखो इसको खींच रही है ना ये फोर्सेस। तो यहाँ पर तो चेंज हो गया ना इफेक्ट। क्यों चेंज हो गया बच्चों इफेक्ट, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है नहीं। इसीलिए मैंने कहा ये प्रिंसिपल तभी तक अप्लीकेबल है जब आप स्टडी रिजिड बॉडी के ऊपर कर रहे हो। और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट की स्टडी कर रहे हो। जैसे कि ये बॉडी है बच्चों, अब इसमें मान लो 2-3 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक। अब आप क्या करो, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है इसको खिसका कर कहीं आगे ले जाओ, तो होगा क्या, इसका ओवरऑल बाहर का जो इफेक्ट है, मान लो ये 3 फोर्सेस मिला के इसको इधर उधर कहीं घुमा रही हैं, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जिस पॉइंट पे ये फोर्स बच्चों एक्चुअली लग रही है, वहाँ के मॉलिक्यूल एटम, उन पर जो दबाव पड़ रहा है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अगर आगे खिसका देंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा। तो जो इंटरनल इफेक्ट है, इंटरनल इफेक्ट है, वो चेंज हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ये तो समझ रहे होगे कि भाई इसका मोशन भले ना चेंज हो, बाहरी इफेक्ट भले ना चेंज हो, लेकिन अगर हम फोर्सेस को इधर उधर खिसका देंगे तो जिस पॉइंट पे वो लग रही होंगी वहां पर तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा ना बच्चों। तो इंटरनल इफेक्ट जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। और अगर कोई रिजिड बॉडी नहीं है तब भी ये ट्रांसमिसिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये 2 बातें आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जो 2 पॉइंट लिखे हैं कि एक्सटर्नल इफेक्ट की स्टडी जब तक कर रहे हो और जब तक रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो तब तक ही ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है कि भैया फोर्स को अपनी लाइन ऑफ एक्शन के अलाउ कहीं भी आगे पीछे खिसका दो। बात समझे, यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसको देख लो एक बार, इंटरेस्टिंग था कि नहीं। फोर्स को देखो, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, आगे पीछे कर दिया, तो जहां बलून कंप्रेस हो रहा था वो एक्सपेंड होने लगा, क्योंकि वो रिजिड बॉडी नहीं है। अगर रिजिड बॉडी होती तो आगे पीछे कहीं पर भी करो डिफॉर्म तो होती नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये देख लो एक बार। अब बच्चों ये भी एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इसमें क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी कंबाइंड टू गिव अ नेट फोर्स विच विल कॉज सेम एक्सटर्नल इफेक्ट एज ऑल अदर फोर्सेस एक्टिंग सेपरेटली। बहुत सिंपल है बच्चों, कहना ये चाह रहा है कि भैया अगर कोई रिजिड बॉडी, पहली बात तो रिजिड बॉडी तो दिमाग से निकालना मत, उस पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम इनका रिजल्टेंट निकाल लें, इनको जोड़ दें, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको जोड़ा जा सकता है। बात समझो, जैसे नंबर जोड़ते हो 2 + 3 + 4, तो मान लो ये एक फोर्स F1 है, एक F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं यानी इनका एक रिजल्टेंट निकाल लूं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब उनको जोड़ूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसके साथ मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अगर इनका रिजल्टेंट में मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इन फोर्सेस का इस बॉडी पे जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा, एक्सटर्नल इफेक्ट फिर वही बात आ गई, मतलब ये फोर्सेस इसको अगर मूव कराने की कोशिश कर रही हैं तो वो वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी जैसा कि उनका रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखो बच्चों, एक फोर्स की एनालिसिस करना ज़्यादा आसान है रादर देन आप इन सब की एनालिसिस करो। तो इसलिए ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं पर अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जहाँ बहुत सारी फोर्सेस लगी हो, तो आप सबसे बढ़िया काम क्या करो, एक नेट फोर्स निकाल लो। नेट मतलब उनको जोड़ने पे जो फोर्स की वैल्यू है और उसका डायरेक्शन निकाल लो, वो वही वैल्यूज़ देंगी सारी क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करोगे, जो कि ये इंडिविजुअल दे रही। बात समझ रहे, विच विल कॉज सेम एक्सटर्नल इफेक्ट एज ऑल अदर फोर्सेस एक्टिंग। ये जो एक्सटर्नल बच्चों पॉइंट है, ये हर जगह मैं देखो लगा रहा हूँ, क्योंकि बात वही है। अब अगर इंटरनल की बात करोगे तो एक तरफ आप हर जगह फोर्स लगा रहे हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, और एक जगह आप क्या कर रहे हो, एक ही पॉइंट पे लगा रहे हो। तो अगर इंटरनल इफेक्ट आएंगे तो यहाँ के मॉलिक्यूल एटम्स जो भी होगा चेंज, वो सिर्फ ये फोर्स यहाँ पर कराएगी ना कि उन पॉइंट्स पर। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है जानना कि एक्सटर्नल इफेक्ट की बात करी जा रही और रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको देख लोगे।
एक बच्चों छोटी सी चीज़ है और वो भी देख लेते हैं। ये आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ भी रखा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, वैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। क्या है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे पास फोर्स है F, ठीक है, ये की फोर्स है F, ये एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ये फोर्स मान लो थीटा एंगल बना रही एक्स एक्सिस है, तो इसका एक कंपोनेंट हो सकता है, किधर हो सकता है, एक्स एक्सिस पे, वो हम बोल देंगे एफ एक्स वेक्टर, और एक होगा वाई डायरेक्शन में जिसको बोल देंगे एफ वाई वेक्टर। बोल सकते हैं कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं। ये है फोर्स एफ, तो आप लोगों को पता होगा कि जो एफ एक्स होगा, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, भाई एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितनी है एफ एक्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वो कितना होगा बच्चों, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कह दोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है। उसी तरह से एफ वाई जो होगी बच्चों फोर्स, वो क्या होगी, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वो कितना होगा, एफ साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ कि f की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते थे, याद आ रहा है कि नहीं। तो ये हो जाता था एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, या सिंपली अगर इस ट्राइंगल में देखूँ तो f की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आ गई। और अगर मैं कहूँ कि थीटा कितना होगा, मान लो आपको फोर्स दे रखी है और थीटा दे रखा है और कह दिया जाए कंपोनेंट बताओ, तब तो आप आसानी से ये दोनों निकाल दोगे। लेकिन मान लो आपको दे दिया है कंपोनेंट और कहा जाए फोर्स बताओ डायरेक्शन बताओ, तो tan थीटा बच्चों इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसलिए एफ वाई अपॉन एफ एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, कंपोनेंट एंगल फॉर्म, एंगल फॉर्म। याद आ रहा है कि नहीं, मतलब किसी वेक्टर को दिखाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कंपोनेंट बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। याद आ रहा है कि नहीं, वेक्टर में पढ़ते थे कि किसी वेक्टर को दिखाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड आप यहाँ से बता दिए और डायरेक्शन यानी एंगल आप यहाँ से बता दिए, तो इसको मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म बोलते हैं कि नहीं। एक चीज़ ये देख लो कि वेक्टर दिया उसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पार्ट में हमने तोड़ लिया, और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि आप किस फोर्स को, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और ये भी मैंने बच्चों वेक्टर में बताया था कि कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसे भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि फोर्स को आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ना तोड़ रहे हो, मतलब एक्स वाई में नहीं, किसी और दो डायरेक्शन में तोड़ रहे हो, वो भी केस पॉसिबल है। ये देख लो एक बार, अगर बच्चों वेक्टर नहीं देखा है तो देख जरूर लेना वो चैप्टर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो बच्चों ये जो मैंने फोर्स आपको बताई F, ठीक है, इसका अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट बोल रहा हूँ कि एफ एक्स है और ये कंपोनेंट क्या है, एफ वाई। देखो पहली बार में तो मैंने वेक्टर दिखाया था, वेक्टर का मतलब है बच्चों कि मैंने एक्स की डायरेक्शन भी साथ ही साथ बता दी, लेकिन यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिख रखा है एफ एक्स, क्योंकि ऊपर देखो वेक्टर नहीं लगा है। तो अगर मैं एफ को ऐसे लिखूँ, वेक्टर एफ एक्स प्लस वेक्टर एफ वाई, देखो बच्चों बस ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है कि हमने इसमें दो पार्ट थे, इस फोर्स के दो पार्ट थे, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है बच्चों कि इन दोनों को आप जोड़ सकते हो तभी जब ये डायरेक्शन भी साथ ही साथ जोड़ो। अब एफ एक्स जो वेक्टर है बच्चों, एफ एक्स जो वेक्टर है वो क्या होगा, वेक्टर वो होगा इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी, देखो याद करो यूनिट वेक्टर में क्या कहते थे, डायरेक्शन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में क्या होता था, आई कैप। उसी तरह से जो वाई डायरेक्शन में वेक्टर है वो क्या होगा, एफ वाई, उसका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन बताने के लिए जे कैप। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा देखेंगे हमको वेक्टर से याद आना चाहिए, तो हमें डायरेक्शन के साथ साथ जोड़ना होगा। तो एफ एक्स वेक्टर क्या होगा, एफ एक्स आई कैप, और एफ वाई वेक्टर कितना है, एफ वाई जे कैप। याद आ रहा है कि नहीं,
इसको बोलते थे बच्चों हम लोग यूनिट वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर फॉर्म याद आया? तो किसी फोर्स को आप वेक्टर्स में या कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके के वेक्टर्स आपसे पूछा। कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़नी हो तो दो तरीके हैं, आप उसको जो है कंपोनेंट में तोड़ लो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, या आप उसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दो। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको देख लो एक बार। ये सब बच्चों हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि मुझे एक बार बताना है, हो सकता है भूल गया हो, अभी चैप्टर शुरुआत हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। बहुत कुछ जान गए बच्चों हम लोग। देखो ये पढ़ते इसलिए रहो बच्चों, ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, जल्दी समझ जाओगे तो हम लोग अभी बड़ी चीज़ों पे जब जाएंगे लॉज ऑफ मोशन पे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।